दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग UPHESC विज्ञापन 51 की तैयारी कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी में जो यूनिट 7 है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कवि समय। कवि समय इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। और कृपया आप लोग चैनल पर थोड़ा कृपा दृष्टि बनाएं और अपने मित्रों के यहाँ शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मेरा भी कुछ मनोबल आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। कवि समय। कवि समय से तात्पर्य है क्या? कवि समुदाय में प्रचलित मान्यताएं जो प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रयोजन विशेष के लिए काव्य में प्रयुक्त होती आई हैं। तो कवि समुदाय में जो प्राचीन मान्यताएं थी, जो प्राचीन परंपरा से प्रचलित मान्यताएं जो प्राचीन परंपरा से के अनुसार प्रयोजन विशेष में थी, तो काव्य में जो उनकी प्रवृत्ति होती थी वही कवि समय था। जैसे प्राचीन मान्यताएं या परंपरा, जैसे कि चातक का जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद का चखना, और चंद्रमा को खरगोश की तरह बताना, ये सब मान्यताएं थीं। उन्हीं प्रयोजन विशेष की काव्य में जो प्रयुक्त होती थी वही कवि समय है। फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में न जाकर हम लोग सीधे पढ़ेंगे, जिससे वीडियो थोड़ा छोटा हो। परिचय क्या है? सामाजिक परंपरा की भांति साहित्य या काव्य के क्षेत्र में भी अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण प्रत्येक देश या वर्ग के साहित्य में कुछ साहित्य संबंधी अभिप्राय बन जाते हैं। उनका यांत्रिक ढंग से प्रयोग होने लगता है। इन अभिप्रायों को कवि समय या साहित्य अभिप्राय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो यहाँ कहना यह चाहते हैं कि जो सामाजिक परंपराएं थीं और की भांति काव्य के क्षेत्र में अनुकरण से अत्यधिक जो प्रयोग के कारण प्रत्येक देश या वर्ग के साहित्य में कुछ साहित्य संबंधी अभिप्राय बन जाते हैं, जो बार बार प्रयोग होते रहते हैं। उनको जो है उपमा जो दी जाती थी पहले, तो वही जो है साहित्य अभिप्राय बन जाते हैं। यांत्रिक ढंग से उनका प्रयोग होने लगता है और इन अभिप्रायों को कवि समय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अब देखिए कि वामन, आचार्य वामन जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, काव्य अलंकार सूत्र इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको ध्यान रखिएगा। काव्य अलंकार सूत्र में ने सबसे पहले काव्य समय वामन ने सबसे पहले काव्य समय शब्द का प्रयोग व्याकरण, छंद एवं लिंग के संबंध में प्रतिष्ठित परिपाटी का बोध कराने के लिए किया था। ठीक। और किंतु यह शब्द अधिक प्रचलित न हो सका। और आगे फिर राजशेखर की पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा का अनुवाद केदारनाथ शर्मा ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ने कवि समय की जो है परिभाषा इस प्रकार दी है, कहें कि अशास्त्री यमलौकिकम च परंपरा यातम यमर्थ मुपनिबध्य निबंधन्ति काव्य स कवि समय है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि अर्थात अशास्त्रीय, शास्त्र से बहिर्भूत, शास्त्र से अलग, अलौकिक, लोक व्यवहार से बहिर्भूत, केवल परंपरा प्रचलित है। देखिए, केवल परंपरा प्रचलित जिस अर्थ का कविजन उल्लेख करते हैं वह क्या है? कवि समय। परंपरा से जो प्रचलित आ रहा है, जिसका प्रयोग कविजन करते हैं, वही कवि समय है।
इस विषय में आगे चलकर काव्य मीमांसा राजशेखर ने में उन्होंने यह लिखा, क्या लिखा उन्होंने? लिखा कि प्राचीन विद्वानों ने सहस्त्रों शाखा वाले वेदों का अंगों सहित अध्ययन करके, शास्त्रों का तत्वज्ञान करके, देशांतरों और द्वीपांतरों का भ्रमण करके जिन वस्तुओं को देख, सुन और समझकर उल्लिखित किया, उन वस्तुओं और पदार्थों का देश काल और कारण भेद पर या विपरीत हो जाने पर भी उसी प्राकृत अविकृत रूप में वर्णन करना कविशमय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजशेखर के परवर्ती आचार्यों के संस्कृत आचार्यों में हेमचंद्र काव्यानुशासन, अमरचंद की काव्य कल्पलता वृत्ति, केशव मिश्र के अलंकार शेखर और हिंदी आचार्यों में केशवदास कविप्रिया का चौथा प्रभाव में, और जगन्नाथ प्रसाद भानु की पुस्तक है काव्य प्रभाकर इत्यादि ने कवि समय पर जो विवेचन किया है वे प्राय सभी राजशेखर के आधार पर हैं। और इन विद्वानों ने जो भी किया है वो किसके आधार पर? राजशेखर के आधार पर इन्होंने विवेचन करने का प्रयास किया। आगे फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका कवि समय कवियों सप्तम संस्करण में कवि समय शब्द के अर्थ, कवियों का आचार और संप्रदाय। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया? उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा कि कवि समय शब्द का अर्थ उन्होंने क्या है? कवियों का आचार या संप्रदाय, आचार या संप्रदाय उन्होंने ये बताया। आगे बढ़ते हैं। प्रमदाओं की विभिन्न क्रियाओं से अशोक, मंदार, बकुल, आम, सहकार, कुर्बक आदि का फूलना, नदियों में कमल का खिलना, चुकोर का आग खाना, चातक का मात्र स्वाति जल पीना इत्यादि कुछ प्रमुख कवि समय हैं। देखिए ये सब क्या है? ये प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हैं, ये प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हैं, इनको ध्यान रखना है। इन्हें कवि प्रसिद्ध भी कहा जाता है और ये कवि अधिकांशतः कवि कल्पनाश्रित तथा एक सीमा तक संभावनाश्रित वास्तविकता पर आधारित होते हैं। यहाँ इस तथ्य का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कला में किसी काल्पनिक या वास्तविक वस्तु को अलंकृत मात्र के लिए अभिप्राय के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि काव्य में अभिप्राय और कविशमय मुख्य रूप से उस परंपरागत विचार आइडिया को कहते हैं जो अलौकिक और अशास्त्रीय होते हुए भी उपयोगिता और अनुकरण के कारण कवियों द्वारा गृहीत होता है और बाद में चलकर रूढ़ हो जाता है। अब इसमें देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजशेखर ने कविशमयों की कितनी कोटियाँ मानी हैं इन्होंने राजशेखर ने जो है कविशमय की 3 कोटियाँ मानी है। कितनी? राजशेखर ने कविशमय की 3 कोटियाँ मानी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। तो पहला है स्वर्ग है, पहला क्या है? स्वर्ग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। तो स्वर्ग लोक संबंधी यथा चंद्रमा में दिखाई देने वाले काले धब्बे को कलंक, खरगोश या हिरण मानना, कामदेव की पताका में मीन और मकर के आकार का वर्णन करना और कामदेव की मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में प्रस्तुत करना और चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से और अत्रि ऋषि के नेत्र से मानना, शिव के मस्तक पर बालचंद्र को मानना, ये सब क्या है? ये कविशमय स्वर्ग के जो है एग्जाम्पल हैं। और दूसरा इन्होंने कहा पाताली कविशमय, पाताल लोकी लोक संबंधी जो है संबंधी जो कविशमय है उसमें यथा नाग और सर्पों को एक मानना तथा इसी प्रकार दैत्य, दानव और असुर को भी एक मानना। ये ठीक। अब आगे है तीसरा था भौम,
भौम का अर्थ होता है पृथ्वी लोक से संबंधित। इस कोटि के कविशमयों में 4 वर्गों में बांट सकते हैं। एक कितने हैं? जात रूपक, द्रव्य रूपक रूप और क्रिया रूप, और चौथा है गुण रूप। तो जात रूप, द्रव्य रूप, क्रिया रूप और गुण रूप, इनमें से भी प्रत्येक के तीन तीन भेद हैं। कौन कौन है? प्रत्येक के 3 भेद हैं। मतलब ये जो चार भेद हैं, जात रूप, द्रव्य रूप, क्रिया रूप और गुण रूप के, प्रत्येक के 3 भेद कौन हैं? प्रत्येक के 3 भेद हैं असत, जो विद्यमान नहीं है उसका वर्णन करना, सत जो विद्यमान है होने पर भी जिसका वर्णन न किया जाए, और तीसरा जो है नियम, असत सत नियम। असत है, सत है और नियम। नियम किसी वस्तु का स्थान विशेष के प्रसंग में वर्णन करना और उसके अन्यत्र मिलने पर भी उस स्थान के प्रसंग में वर्णन न करना। अतः भौम कविशमयों की संख्या कितनी है? 12। तो ये हो गया तीन भाग थे। कौन कौन से? राजशेखर ने कविशमयों की 3 कोटियाँ मानी है। एक स्वर्ग है, एक पाताली हैं और एक क्या है? भौम है। तो प्रत्येक कविशमय की कितनी कोटियाँ थी? 3 कोटियाँ बताए थे। तो कौन कौन है? असत और सत और नियम। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो भौम कविशमय की 12 भेद इन्होंने बताए थे। तो 12 भेद में पहला था असत जात रूप। तो असत जात रूप क्या है? असत जात रूप है कि यथा नदियों में कमल का वर्णन करना और जलाशय मात्र में हंसों का वर्णन करना, ये क्या है? ये असत है। ठीक। और दूसरा असत द्रव्य रूप, यथा अंधकार का और ग्राह्यत्व और सूची भेद्यत्व, चांदनी का घड़ों में भरकर ले जाया जा सकना आदि। और तीसरा था असत क्रिया रूप। असत क्रिया रूप क्या है? अथवा चकवे या चकवी का रात में विलग हो जाना और चकोरों का अंगार चुगना और चंद्रिका पान करना, ये क्या है? असत हैं। और तीसरा असत गुण रूप है, यथा यश हास आदि को शुक्ल बताना, अयश पाप आदि को काले धब्बे के रूप में वर्णन, अनुराग क्रोध आदि को लाल बताना इत्यादि। और 5वां है सत जात रूप, यथा वसंत की में मालती और चंदन वृक्ष पर फूलों का, अशोक के वृक्षों में फलों का वर्णन न करना आदि हैं। और 6वां है सत द्रव्य रूप, यथा कृष्ण पक्ष में चांदनी और शुक्ल पक्ष में अंधकार का वर्णन न करना, ये है। और 7वां है सत क्रिया रूप। सत क्रिया रूप क्या है? यथा दिन में नीलोत्पल के अविकास और शेफालिका के पुष्पों के झड़ने पर का वर्णन करना जो है सत क्रिया रूप है। सत गुण रूप क्या है? यथा कुंडमल और दांतों की लाली का, कमल मुकुल आदि के हरे रंग का, प्रियंगु पुष्पों के पीत वर्ण का वर्णन न करना इत्यादि। नियम जात रूप क्या है भैया? नियम जात रूप देखते हैं कि यथा समुद्र में ही मकरों का वर्णन करना, मोतियों का स्रोत ताम्रपर्णी को ही बताना इत्यादि है। नियम जात रूप द्रव्य रूप क्या है? जैसे यथा मलयगिर को ही चंदन का उत्पत्ति स्थल और हिमालय को ही भूर्जपत्र का प्रभव स्थान मानना। और 11 नंबर है नियम क्रिया रूप। नियम क्रिया रूप क्या है? कि ये है कि यथा केवल बसंत में ही कोयल के कूकने का वर्णन और मयूरों के कूजन और नृत्य का वर्षा ऋतु में वर्णन आदि है नियम जात क्रिया रूप। और नियम गुण रूप क्या है? यथा माणिक्य में लाली
और फूलों में शुक्लता और मेघों में कालिमा का वर्णन करना, ये क्या है, नियम है। वस्तुतः कवि गण प्राचीन काल से ही कवि समयों का उपयोग जाने अनजाने अपने अपने काव्य में करते आ रहे हैं। राजशेखर ने सर्वप्रथम उनका नामकरण, शास्त्रीय विवेचन, वर्गीकरण प्रस्तुत किया और तत्पश्चात उन्हें कवि शिक्षा में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक, तो ये कवि समय था। और ठीक है, फिर देखिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।